हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 60 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज़ नोन एज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। तो क्लॉटिंग फैक्टर, आपके डिफरेंट टाइप्स के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी किसे कहा जाता है। तो ये आपका रहता है फैक्टर नंबर 9। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए की बात की जाएगी, तो एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए इज़ फैक्टर नंबर 8। ठीक है, उस केस में आप फैक्टर नंबर 8 जो है वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे आपके टोटल 13 नंबर तक जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं। इन्हीं को वन बाय वन इनके नेम्स जो हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फैक्टर नंबर 1। तो फैक्टर नंबर 1 आपका होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फैक्टर नंबर 1 इज़ फाइब्रिनोजन। देन फैक्टर नंबर 2, तो फैक्टर नंबर 2 इज़ प्रोथ्रोम्बिन। देन आता है आपका फैक्टर नंबर 3, नेक्स्ट इज फैक्टर 3 विच इज़ टिश्यू फैक्टर। दिस इज़ द टिश्यू फैक्टर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टिश्यू फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। देन आफ्टर फैक्टर 3 देर इज़ वन फैक्टर नंबर 4 विच इज़ कैल्शियम आयंस। ठीक है, फैक्टर नंबर 4 कौन सा होता है? दीज आर द कैल्शियम आयंस। देन फैक्टर 4 के बाद आते हैं फैक्टर 5। सो द फैक्टर 5 इज़ प्रो एसिलरिन, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लेवाइल फैक्टर। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपका लेवाइल फैक्टर के ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन, एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ फैक्टर नंबर 5। देन देर इज़ नो फैक्टर नंबर 6। ठीक है, देर इज़ नो फैक्टर नंबर 6। देन फैक्टर नंबर 6 के बाद नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर नंबर 7। सो फैक्टर नंबर 7 इज़ नॉन एज स्टेबल फैक्टर, और it is also known as pro converting. ठीक है, it is also known as pro converting, or there is one another name for factor 7, that is serum prothrombin, serum prothrombin conversion accelerator. ठीक है, so this is the another name of factor number 7. Then after that आपका आता है फैक्टर नंबर 8। so factor number 8 is also known as एंटी हेमोफिलिक फैक्टर और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट नाम्स हैं। देन आफ्टर फैक्टर नंबर 8 फैक्टर नंबर 9 इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी, विच इज़ द क्वेश्चन, एंड द फैक्टर नंबर 9 इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिसमस फैक्टर, एंड ऑल्सो प्लाज्मा thromboplastin component, which is abbreviated as PTC. P stands for plasma, T is thromboplastin, and C is component. Then फैक्टर 9 के बाद में आता है आपका फैक्टर नंबर 10। तो फैक्टर नंबर 10 इज ऑल्सो नोन एज स्टुअर्ट फैक्टर। ठीक है, फैक्टर नंबर 10 इज स्टुअर्ट फैक्टर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोवर फैक्टर और थ्रोम्बोकाइनेज, or it is also known as thrombokinase. Then after factor number 10 next आता है आपका फैक्टर नंबर 11। so फैक्टर नंबर 11 is known as प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। प्लाज्मा, P stands for प्लाज्मा, T is थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड A is एंटीसीडेंट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर C। ठीक है, इसे एंटी हेमोफिलिक फैक्टर C भी कहा जाता है। Then after 11th next factor is factor number 12। so factor number 12 को कहा जाता है हेगेमन फैक्टर। it is known as हेगेमन फैक्टर, और it is also known as glass factor, और we can say contact factor, और it is also known as एंटी हेमोफिलिक फैक्टर डी। ठीक है, ये आपका रहता है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर डी। देन लास्ट आपका
क्लोटिंग फैक्टर आता है फैक्टर नंबर 13 विच इज़ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. इट इज़ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. ठीक है, एंड इट इज़ एब्रीवेटेड एज FSF. इट इज़ अ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. तो ये आपके 13 नंबर तक आपके रहते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स. एंड इसमें से आपके 4 फैक्टर, दैट इज़ फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 एंड फैक्टर नंबर 10. ठीक है, इनकी सिंथेसिस में आपका विटामिन के जो है वो इन्वॉल्व रहता है. विटामिन के रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स. सो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है. सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो द क्वेश्चन इज इपेका क्वान्हा इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो इपेका क्वान्हा किसका एग्जाम्पल है? कोलिनर्जिक, एडिनर्जिक, कार्डियोटॉनिक और एक्सपेक्टोरेंट. तो जो आपका इपेका क्वान्हा है, इट इज़ यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट इन लो डोजेज. ठीक है, लो डोजेज में एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ किया जाता है. एंड वहीं पे अगर हाइयर डोज में रहेगा ये, देन इट विल बी यूज एज एन एमेटिक. ठीक है, ये इसका यूज़ रहता है इपेका क्वान्हा का. इसमें एमेटिन एंड सिफेलिन जो है वो केमिकल कंस्टेंट्स रहते हैं. अभी इपेका क्वान्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. सो मेन चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल सोर्स रहता है, फैमिली रहती है, केमिकल कंस्टेंट्स रहते हैं एंड यूजेस रहते हैं. सो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की. ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स में 3 चीज़ें पढ़ी जाती हैं. एक कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपका रूट्स एंड राइजोम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. रूट्स एंड राइजोम्स. देन आता है आपका बोटेनिकल नेम. बोटेनिकल नेम आपका रहता है सिफेलिस. बोटेनिकल नेम है सिफेलिस इपेका क्वान्हा और सिफेलिस एक्यूमिनाटा. ठीक है, 2 नाम इसमें आपको याद रखने हैं. सिफेलिस इपेका क्वान्हा एंड सिफेलिस एक्यूमिनाटा. फैमिली नेक्स्ट आती है आपकी फैमिली. फैमिली जो है वो इपेका क्वान्हा की रहती है रूबिएसी. फैमिली इज रूबिएसी. देन इसके बाद इसके केमिकल कंस्टेंट्स की बात करते हैं. तो इसमें आपके डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट्स होते हैं. मेन इसमें जो केमिकल कंस्टेंट्स होता है वो आपका रहता है एमेटिन. एंड देन इसमें सिफेलिन भी इसका मेन केमिकल कंस्टेंट होता है. सो ये 2 जो है वो मेन है. इसके अलावा साइकोट्रिन इसमें रहता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें साइकोट्रिन केमिकल कंस्टेंट रहता है, एमेटामिन केमिकल कंस्टेंट रहता है एंड ओ मिथाइल साइकोट्रिन इसमें रहता है. ओ मिथाइल साइकोट्रिन इसमें केमिकल कंस्टेंट रहता है. बाकी यूजेस हमने डिस्कस कर लिए. लो डोजेस पे एक्सपेक्टोरेंट एंड हाई डोजेस पे इट इज़ एमेटिक. सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज 2 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज. सो जनरल एनेस्थीसिया का स्टेज 2 कौन सा रहता है? तो स्टेज 2 इज एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम. तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया के 4 स्टेजेस आपके रहते हैं. देयर आर 4 स्टेजेस. चारों स्टेजेस के बारे में बात करते हैं. जो आपका फर्स्ट स्टेज आता है, फर्स्ट स्टेज इज एनाल्जेसिया. सेकेंड स्टेज आपका रहता है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम. थर्ड स्टेज इज सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड फोर्थ स्टेज इज मेडुलरी पैरालिसिस और समटाइम कोमा या फिर डेथ. ठीक है, सो ये आपके 4 स्टेजेस हैं. चारों स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए, इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बनता है. सो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोज फॉर 4 month old infant of drug हैविंग अडल्ट डोज ऑफ 450 mg. अगर किसी ड्रग की अडल्ट डोज 450 mg है, जो इन्फेंट है वो आपका 4 month ओल्ड है, तो उस केस में उस 4 month ओल्ड इन्फेंट की डोज कितनी रहेगी? तो यहाँ पे बेसिकली हमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करनी है. हमें एज जो है वो मंथ में दी गई है एंड अडल्ट डोज दी गई है. ठीक है, अगर एज मंथ में दी गई हो तो उस केस में आपका फॉर्मूला लगता है फ्राइड रूल. उस केस में आपका फ्राइड रूल जो है वो एप्लीकेबल रहता है, जिसका फॉर्मूला रहता है एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज. ठीक है, ये इसका सिंपल फार्मूला रहता है. अब एज इन मंथ जो है वो आप यहाँ पे दिया गया है 4 months
डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज आपकी है 450। सो यहाँ से 0 से 0, 15 3 is 45 एंड 4 into 3 is equal to 12 mg। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 12 mg इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अगर आपको ईयर्स में एज दी जाती है तो ईयर्स के केस में आपका यंग्स रूल लगता है, ठीक है। फॉर ईयर्स यंग्स रूल जिसका फॉर्मूला रहता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। इसके अलावा ईयर्स में ही अगर एज दी गई हो तो इसमें एक दूसरा फार्मूला भी लगता है जो कि आपका रहता है डिलिंग्स रूल, ठीक है। कौन सा रहता है? इट इज़ डिलिंग्स रूल। डिलिंग्स रूल में क्या रहता है, इसमें आपका जो चाइल्ड डोज है दैट इज़ इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। सो ये दो फार्मूलाइज इसमें रहते हैं जब एज आपकी ईयर्स में दी जाती है। वहीं पे अगर एज ना दे करके वेट दिया है किसी चाइल्ड का, ठीक है, इफ़ वेट इज़ गिवन, वो भी आपका पाउंड में, तो अगर वेट पाउंड में दिया गया है देन आपका फॉर्मूला लगता है क्लार्क्स रूल, एंड क्लार्क्स रूल के अकॉर्डिंगली चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। सो ये इसमें फॉर्मूला रहता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज सेलेजिलिन इज, तो सेलेजिलिन क्या है? सो सेलेजिलिन जो है वो एक माओ इनहिबिटर है, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अब बात करते हैं माओ की कि माओ क्या रहता है। सो माओ इज मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज। सो ये एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। इट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो कि आपका डिफरेंट बायोजेनिक अमीन्स की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में इन्वॉल्व रहता है। कौन कौन से आपके बायोजेनिक अमीन्स होते हैं? जैसे कि आपका एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया, डोपामाइन हो गया, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टलिन हो गया। तो ये आपके डिफरेंट ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इनकी करता है। अब माओ की दो फॉर्म्स होती हैं, एक आती है आपकी माओ ए, दूसरी आती है आपकी माओ बी। अब माओ ए एंजाइम जो है वो आपका डीएमिनेट करता है 5-HT को एंड नॉर एड्रेनलिन को, एंड इसके इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं माओ ए के इनहिबिटर? सो इट इज़ क्लोरगाइलिन, ठीक है, क्लोरगाइलिन इसमें आपको याद रखना है माओ ए इनहिबिटर्स में। दूसरा आपका जो है वो रहता है मोक्लोवेमाइड, दूसरा इज़ मोक्लोवेमाइड, ठीक है। सो देर आर टू फॉर्म्स ऑफ माओ enzyme, MAO A enzyme and MAO B enzyme. So MAO A is preferentially deaminates 5-hydroxytryptamine and noradrenaline, and the inhibitors of MAO A is chlorgyline and moclobemide. Then the next isoform is MAO B. So what MAO V will do? So MAO V जो है वो आपका फिनाइल इथाइल अमाइन को डीएमिनेट करता है। इट डीएमिनेट्स, प्रेफरेंशली डीएमिनेट्स फिनाइल इथाइल अमाइन एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय सेलेजिलिन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बनता है डोपामाइन के ऊपर। सो वन क्वेश्चन इज देयर फॉर डोपामाइन। सो जो आपका डोपामाइन है, डोपामाइन इज डिग्रेडेड माओ ए एज वेल एज माओ बी बोथ, ठीक है। दोनों आइसो एंजाइम्स को इक्वली डिग्रेड करता है आपका डोपामाइन। इसके अलावा आपकी जो माओ इनहिबिटर्स हैं, माओ इनहिबिटर्स के ऊपर एक ड्रग इंटरेक्शन के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो आपके माओ इनहिबिटर्स हैं, माओ इनहिबिटर्स, इनको आपको चीज़ के साथ नहीं देना होता है, ठीक है। दे शुड बी नॉट गिवन अलॉन्ग विद चीज़, क्योंकि ये आपके चीज़ रिएक्शन जो है वो कर देते हैं, ठीक है। दे विल फॉर्म चीज़ रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी डिफरेंट कंडीशंस अराइज होंगी, दैट इज़ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। चीज़ रिएक्शन में क्या आता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस रहता है, एंड सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स इसमें रहेंगे। सो ये दो कंडीशंस रहती हैं। अगर स्टिल ये कंडीशन अराइज हो जाती है तो उस केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एक अल्फ़ा ब्लॉकर,
जो कि आपका रहता है फेंटोलामाइन। ठीक है, फेंटोलामाइन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ चीज़ रिएक्शन। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज रॉ वोल्फिया बिलोंग्स टू डैश फैमिली। सो रॉ वोल्फिया की फैमिली क्या है? रॉ वोल्फिया जो है वो आपका एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रॉ वोल्फिया के देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन बनता है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रॉ वोल्फिया के सिनोनिम के ऊपर। ठीक है, सो रॉ वोल्फिया जो है इसको छोटा चांद भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज छोटा चांद और सर्पगंधा। ठीक है, छोटा चांद और सर्पगंधा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इसके अलावा रॉ वोल्फिया के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। सेम 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। फर्स्ट, कौन सा पार्ट इसमें यूज़ किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले आपकी ड्राइड रूट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। प्लांट का नाम क्या है? दैट इज़ बोटेनिकल नेम, दैट इज़ रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना। रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना जो है वो इसमें बोटेनिकल नाम रहता है। देन आती है आपकी फैमिली। फैमिली इज एपोसाइनेसी, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की। सो आपके रॉ वोल्फिया में कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? तो ये बेसिकली अल्कोलॉइड है। तो इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपको इंडोल अल्कोलॉइड देखने को मिलेगा। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स इंडोलिन अल्कोलॉइड, इंडोल अल्कोलॉइड, इंडोलिन अल्कोलॉइड, इंडोलेनाइन अल्कोलॉइड। ठीक है, ऑक्सी इंडोल इसमें प्रेजेंट होता है, ऑक्सी इंडोल अल्कोलॉइड, सीडो इंडोक्सिल अल्कोलॉइड। ठीक है, सीडो इंडोक्सी अल्कोलॉइड। ठीक है, ये आपके डिफरेंट क्लासेस रहती हैं अल्कोलॉइड्स की। जो मेन आपको इसमें याद रखना है अल्कोलॉइड का, वो इसमें रहता है रिसर्पिन। ठीक है, रिसर्पिन जो है वो आपका मेन अल्कोलॉइड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। रिसर्पिन के अलावा इसमें आपका एजमेलिन प्रेजेंट होता है, एजमेलिन, रॉ वोल्फिनिन, देन आपका रेसिनामिन आ जाता है। ठीक है, रेसिनामिन, देन रिसर्पिनिन, देन योहिम्बिन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योहिम्बिन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये इसके डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट है। मेन इसमें आपको याद रखना है रिसर्पिन। देन जो आपका रिसर्पिन है, रिसर्पिन आपका यूज़ होता है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है वो ये यूज़ किया जाता है। एंड इस यूज़ के ऊपर इसमें क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंटली बनता है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज इमीपीनम इज अ, तो इमीपीनम क्या है? तो इमीपीनम जो है वो एक कार्बापीनम क्लास का ड्रग है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इमीपीनम के अलावा कार्बापीनम में डिफरेंट ड्रग्स आते हैं, जैसे कि आपका मीरोपीनम हो गया। ठीक है, मीरोपीनम, फेरोपीनम एंड डोरीपीनम। ठीक है, सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके कार्बापीनम क्लास में आते हैं। देन इसमें अदर क्लासेस दी गई हैं, जैसे कि आपका मोनोबेक्टम हो गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। सिंगल ड्रग इसमें रहेगा एजट्रियोनम। ठीक है, सिंगल ड्रग विल बी दियर एजट्रियोनम। ठीक है, ये ड्रग इसमें रहता है। इसके अलावा जो थर्ड क्लास इसमें दी गई है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। सो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आपका आता है क्लेबुलैनिक एसिड, सल्वेक्टम एंड टेजोवेक्टम। ठीक है, ये आपके बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं। क्लेबुलेनिक एसिड पे क्वेश्चन बनता है, एस्ट्रियोनम दैट इज़ मोनोवेक्टम, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे ड्रग्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर इज नोन एज। सो ग्लूकोज की सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। ठीक है, सिंथेसिस के लिए वर्ड जो है वो इसमें मोस्टली जेनेसिस यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेनेसिस मीन सिंथेसिस। तो ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या क्या हो सकता है? आइदर आपका अमाइनो एसिड हो गया,
या फिर आपका ग्लिसरॉल हो गया, ये सारे आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। इनसे अगर ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये आपका मेटाबॉलिक पाथवे रहता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा बात करूं अदर पाथवेज की, जैसे कि आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को एम्पडेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पडेन मेयरहोफ पाथवे। इसमें आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज की डिग्रेडेशन होती है या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, किसमें, पायरूवेट में या फिर लैक्टेट में। ठीक है, पायरूवेट एंड लैक्टेट में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। देन आता है आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, लाइसिस का मीनिंग होता है डिग्रेड होना, ठीक है, रिड्यूस होना। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन लाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है, मीन्स जो आपका स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो आपका डिग्रेड हो रहा है ग्लूकोज में। ठीक है, देन आती है आपकी TCA साइकिल, दैट इज क्रेब्स साइकिल इसे कहा जाता है, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एसेटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्रेब साइकिल जो है वो आपका फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे रहता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए एंड अमाइनो एसिड्स के लिए थ्रू कोएंजाइम, एसेटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें आपकी डेफिनेशंस रहती हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज, तो स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है। सो द एक्टिव मेटाबोलाइट फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन इज कैनरिनोन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो डिफरेंट एक्टिव मेटाबोलाइट्स के ऊपर जो है वो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्पाइरोनोलैक्टोन का है कैनरिनोन। तो इसमें हम कुछ और एक्टिव ड्रग्स देख लेते हैं जिनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे कि इसमें एक ड्रग आता है आपका इमिप्रामिन। ठीक है, इमिप्रामिन, इमिप्रामिन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट है दैट इज डेसिप्रामिन। देन आता है आपका एक ड्रग डाइजीपाम। ठीक है, डाइजीपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नॉर डाइजीपाम या फिर ऑक्साजीपाम एंड डेस मिथाइल डाइजीपाम। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं डाइजीपाम के। देन आता है आपका एमीट्रिप्टिलिन। ठीक है, एमीट्रिप्टिलिन, एमीट्रिप्टिलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है नॉर ट्रिप्टिलिन, नॉर ट्रिप्टिलिन। देन one drug is codeine. So for codeine the active metabolite is morphine and for digoxin, ठीक है, डिजिटॉक्सिन। ठीक है, डिजिटॉक्सिन ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डाइजॉक्सिन। देन एक ड्रग आता है आपका प्रीमिडोन। ठीक है, प्रीमिडोन, प्रीमिडोन का एक्टिव मेटाबोलाइट है फिनोवार्बिटोन, फिनोवार्बिटोन और फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। ठीक है, फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड। ठीक है, ये आपका प्रीमिडोन का एक्टिव मेटाबोलाइट है। देन एक ड्रग आपका रहता है एलोप्यूरिनोल, एलोप्यूरिनोल, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोक्जेंथिन। ठीक है, एलोक्जेंथिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो ये डिफरेंट आपके एक्टिव ड्रग्स और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ प्रोपेलेंट 12 रेफर्स टू। तो प्रोपेलेंट 12 जो है उसकी न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन क्या रहती है। तो प्रोपेलेंट 12 इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेलेंट होता क्या है। तो प्रोपेलेंट जो है वो आपका एरोजोल्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एरोजोल्स में ऐड किया जाता है प्रोपेलेंट, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका एरोजोल कंटेनर रहता है, एरोजोल कंटेनर के अंदर प्रॉपर प्रेशर को डेवलप करने के लिए प्रोपेलेंट का यूज़ किया जाता है,
ताकि जो अंदर आपका प्रोडक्ट है कंटेनर के अंदर वो उसे एक्सपेल आउट किया जा सके विद द प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये आपका प्रोपेलेंट का काम होता है, मेनली प्रॉपर प्रेशर डेवलप करना इनसाइड द कंटेनर। अब मेनली दो टाइप्स के जो प्रोपेलेंट हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एक आपकी होती है हाइड्रोकार्बन गैसेस। ठीक है, वन इज़ हाइड्रोकार्बन गैसेस जिसमें आपकी प्रोपेन आ जाती है, ब्यूटेन आ जाती है एंड आइसोब्यूटेन आ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, हाइड्रोकार्बन गैसेस। दूसरी आपकी आती हैं कंप्रेस्ड गैसेस। दूसरी कौन सी आती हैं? कंप्रेस्ड गैसेस, जिसमें आपको नाम याद रखने हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके रहते हैं फ्लोरिनेटेड। ठीक है, कुछ आपके रहते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन जिन्हें दिया जाता है, जैसे कि आपका आ गया प्रोपेलेंट 1 2। ठीक है, प्रोपेलेंट 12। इसके अलावा एक रहता है आपका प्रोपेलेंट 11। ठीक है, प्रोपेलेंट 11 क्या होता है? इट इज़ ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन। इट इज़ ट्राईक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये आपका होता है प्रोपेलेंट 11। देन एक आता है आपका प्रोपेलेंट 114 प्रोपेलेंट 114। ये आपका रहता है डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, इट इज़ डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ये तीन जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंप्रेस्ड गैसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हाइड्रोकार्बन गैसेस कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं आपके प्रोपेलेंट में, इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।